नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस सीरीज में एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सामान्य अध्ययन के 7वें भाग को देखेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि वह पहले अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगनर फ्रिंज। रेगनर फ्रिंज जो थे ये पहले अर्थशास्त्री थे जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का निर्माण किए थे। और रेगनर फ्रिंज को जो है कि 1969 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कीमत तंत्र। कीमत तंत्र के द्वारा मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में ये निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पादित करना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत में वर्ष 1970 से धन आपूर्ति की उच्च वृद्धि का मुख्य कारण इसमें बढ़ोतरी रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट सेक्टर को बैंक उधार। प्राइवेट सेक्टर को बैंक उधार जो है कि ये भारत में वर्ष 1970 से धन आपूर्ति की उच्च वृद्धि का मुख्य कारण ये रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष चुने जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में हुआ था, उसी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको ऋग्वेदी काल में नहीं जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण प्रथा को। वर्ण प्रथा को ऋग्वेदी काल में नहीं जाना जाता था। जो वर्ण व्यवस्था है ये ऋग्वेद काल में तो आ चुका था, लेकिन यह स्थापित उत्तर वैदिक काल में हुआ। और जो वर्ण व्यवस्था है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुषोक्त में जो है कि इसका वर्णन किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण लोकतांत्रिक समाजवाद का एक विशेष लक्षण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि यदि अमीर लोगों का एक समूह अपने स्वार्थी लक्ष्यों के लिए सत्ता का प्रयोग करता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पतंत्र। यदि अमीर लोग एक समूह अपने स्वार्थी लक्ष्यों के प्राप्त के लिए अगर सत्ता का प्रयोग करते हैं तो उसको अल्पतंत्र कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह बेड़ियों में बंधा रहता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो का। ये रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह बेड़ियों में बंधा रहता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि भारत में एक सिविल सेवक राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग इसके द्वारा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपने मताधिकार का प्रयोग करके। अपने मताधिकार का प्रयोग करके भारत में एक सिविल सेवक राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि किसी परिवर्ती निवेश का प्रति इकाई कुल वस्तुपरक उत्पाद कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औसत वस्तुपरक उत्पाद। किसी भी परिवर्ती निवेश का प्रति इकाई कुल वस्तुपरक उत्पादन जो होता है वो औसत वस्तुपरक उत्पाद कहलाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त शब्द विधि किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोक विधि से। विधि का शासन पदावली में प्रयुक्त जो विधि शब्द है वो लोक विधि से संबंधित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि जब बड़ी मात्रा में खरीदारी की जाती है तो कीमत पर दी जाने वाली छूट कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मात्रा छूट, जिसे परिमाण छूट भी कहा जाता है। तो जब बड़ी मात्रा में लोग खरीदारी करते हैं तो उस पर जो छूट दी जाती है उसको मात्रा छूट या परिमाण छूट कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि पाइन एप्पल, जिसे अनानास कहते हैं, किस प्रकार का फल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोरोसिस, जिसे सारसाक्ष भी कहा जाता है। तो पाइन एप्पल जो है कि सोरोसिस प्रकार का ये फल है और ये जो होता है ये विटामिन सी का ये मुख्य स्रोत होता है और ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि स्ट्रोबिलस वह संरचना है जो इससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। स्ट्रोबिलस संरचना पाइनस से संबंधित है और पाइनस ये चीड़ की एक प्रजाति होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि सिग्नेट रिंग, जिसे मुद्रिका भी कहते हैं, तो सिग्नेट रिंग इसके जीवन चक्र में देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। सिग्नेट रिंग जो है कि इसके जीवन चक्र में प्लाज्मोडियम को देखा जाता है और मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की प्रजातियों से ही होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि मनुष्य में पश्च कपाल अस्थिकंद की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2। मनुष्य के पश्च कपाल अस्थिकंद की जो संख्या होती है वो 2 होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि एस्केरिस का प्रवासी लार्वा निमोनिया के लक्षण उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोफलर्स सिंड्रोम। एस्केरिस का जो प्रवासी लार्वा निमोनिया के लक्षण उत्पन्न करता है उसको लोफलर्स सिंड्रोम कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा प्राणी परासनरूपी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैग मत्स्य जो है ये आपका परासनरूपी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का सोर्स है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। जो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय संलयन पर ही आपका हाइड्रोजन बम आधारित होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि सबसे पहले किसने इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जो है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया और जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में चढ़ाई करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो स्थित था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि मुगल न्यायिक प्रणाली इस पर आधारित थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इस्लामी कानून। जो मुगल न्यायिक प्रणाली थी वो इस्लामी कानून पर आधारित थी और अकबर को छोड़कर जितने भी मुगल बादशाह हुए वो इस्लामी कानून व्यवस्था को ही न्याय के रूप में अपनाते थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि हरिकेन तूफान सामान्यतः होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के ऊपर सक्रिय। जो हरिकेन तूफान होता है वो सामान्यतः समुद्र के ऊपर सक्रिय होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 25वां प्रश्न है कि ओरिनोको तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में। ओरिनोको तेल क्षेत्र जो है आपका वेनेजुएला में स्थित है और यह वेनेजुएला का आय का मुख्य स्रोत है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है कि अफ्रीका में उच्चतम चोटी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किलिमंजारो। किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे उच्चतम चोटी है और यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो जो चोटी है ये तंजानिया में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवार, जिसको मेटल भी कहते हैं। तो जो मिश्रित धातु और सिलिकेटों से पृथ्वी धरती की जो परत बनी होती है उसको मेटल कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक भागों का जो वो होता है भाग, वो मुख्यतः 3 भाग का होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है क्रस्ट, दूसरा होता है आपका मेंटल और तीसरा होता है आपका कोर। क्रस्ट जो होता है ये पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है और यह सिलिका तथा एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, जिसे सियाल कहते हैं। मेंटल जो होता है यह पृथ्वी का मध्य भाग होता है और यह सिलिका तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, जिसे सीमा कहा जाता है। और कोर जो होता है यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है और जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर होता है वो निकिल तथा आयरन से मिलकर बना होता है और इसको नीफे कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि मृदा उर्वरता का समापन इसका परिणाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक फसल उगाना। अधिक फसल उगाने से जो है कि मृदा उर्वरता समाप्त होती है। जैसे आप किसी भी देखते हैं कि जो किसान लोग होते हैं, अगर किसी एक ही भूभाग पे ज़्यादा लंबे समय तक एक ही फसल को उगाते हैं तो धीरे धीरे उस मृदा की उर्वरता शक्ति जो होती है वो कम होती जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए किसान खाद का प्रयोग करते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए कि सीजन बाई सीजन वहाँ पे फसल जो है कि चेंज करके बुआई करना चाहिए, उससे उर्वरा शक्ति बनी रहती है उस मृदा की। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि रोग के लिए प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए दुर्बल किए गए रोगाणुओं का इंजेक्शन लगाना कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। रोग के प्रतिरोध शक्ति को प्रदान करने के लिए जो दुर्बल किए गए रोगाणुओं को इंजेक्शन लगाया जाता है उसको टीकाकरण कहा जाता है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना, इसीलिए टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो हैं ये दास कैपिटल के लेखक हैं और कार्ल मार्क्स ने 1867 में इस पुस्तक की रचना की थी और इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण तथा मजदूर वर्ग के जो शोषण होते हैं उससे कैसे मुक्ति पाया जाए इसका उपाय इस पुस्तक में लिखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि कविता गाने की एक फारसी प्रणाली को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गज़ल।
कविता गाने की एक फारसी प्रणाली को गज़ल कहा जाता है। और सल्तनत काल में जो गज़ल का संग्रह होता था उसको दीवान कहा जाता था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित प्रभाव के कारण यह होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तापमान की वृद्धि। हरित गृह प्रभाव के कारण जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारे वातावरण में हरित गृह प्रभाव के कारण जो इतनी गर्मी पड़ रही है वो इसका मुख्य कारण यही है कि हरित गृह प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का लाभ है कि यह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है। वर्षा का जो जल संचयन होता है यह बाढ़ों में कमी लाता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके, जिसे सोल्डर कहा जाता है, होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की व्यवस्था होती है, सोल्डर किया जाता है, तो जो उसका वो होता है सोल्डर का, जिससे सोल्डर किया जाता है, वो सीसा और टीन मिश्र धातु का बना होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है कि ताप चालन के लिए किस प्रकार की आणविक गति उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनिक गति। ताप चालन के लिए कंपनिक गति उत्तरदायी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है कि इन तीनों से भिन्न है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि एमएस ऑफिस का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो होता है ये एमएस ऑफिस का एक उदाहरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि भारत में 5 सितंबर का दिन किसके जन्मदिन को सम्मानित करने के लिए अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन होता है उसको शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को चेन्नई में हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे और 1954 में इनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीएफसी। सीएफसी जो है कि ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेवार है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है कि फ्लाई ऐश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऐश के लघु कण। जो ऐश के लघु कण होते हैं उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। जब कार्बन युक्त मटेरियल को जलाते हैं तो हल्के कण उत्सर्जित गैस के साथ ऊपर उठ जाते हैं, जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि उपचार से पहले कच्चे जल से क्लोरीन को मिलाना यह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व क्लोरीनीकरण कहलाता है। उपचार से पहले कच्चे जल में जो क्लोरीन मिलाया जाता है उसको पूर्व क्लोरीनीकरण कहा जाता है और क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी एक जल उपचार तकनीकी नहीं है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत अवक्षेपण। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण ये जल उपचार तकनीकी नहीं है। बाकी उत्क्रमित परासरण, आयन विनिमयन और विद्युत अपवहन ये तीनों जो है कि जल उपचार की विधियां हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घर के अंदर होने वाला मुख्य वायु प्रदूषण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भारत में घर के अंदर होने वाला ये मुख्य वायु प्रदूषण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है कि बहु औषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोढ़, जिसे कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो जो बहु औषधि चिकित्सा है वो कुष्ठ रोग के संक्रमण के लिए है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है कि कार विनिर्मित करने वाली कंपनी वोल्वो ने यह प्रस्तुत किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीट बेल्ट। जो कार निर्मित करने वाली वोल्वो कंपनी है वो सर्वप्रथम सीट बेल्ट का खोज इसी ने किया था। इसके एक इंजीनियर ने 1959 में इसका खोज किया था और इसी ने लगाना शुरू किया सर्वप्रथम। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है कि अंध महाद्वीप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछ लेता है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि वायु का मुख्य संघटक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। वायु का जो मुख्य संघटक है वो नाइट्रोजन होता है। आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए वायुमंडल में तो जो नाइट्रोजन का मात्रा होता है वो 78% होता है और 21% लगभग आपका ऑक्सीजन होता है और 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसके बाद 0.03% आपका वो आर्गन हो जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। किण्वन की जो प्रक्रिया होती है इसी के कारण दूध जो है कि दही के रूप में खट्टा हो जाता है। किण्वन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक एल्कोहल। जब फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।